नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बहुप्रतीक्षित जियो गीगा फाइबर और जियो फोन 2 से पर्दा उठा लिया है। जी हां, जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस है जो टीवी के लिए एक सेट टॉप बॉक्स के साथ आएगा। इंटरनेट सेवा के अलावा इसमें टीवी कॉलिंग फीचर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा मुकेश अंबानी अब Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों का भी सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। रिलायंस ने ई कॉमर्स में एंट्री की अपनी योजनाओं का भी ऐलान कर दिया है। रिलायंस ने जियो गीगा फाइबर सेवा का ऐलान किया। जियो फोन 2 हुआ लॉन्च। कंपनी का दावा है कि गीगा फाइबर से इंटरनेट में नई क्रांति आ जाएगी। फाइबर भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो आपके घर तक इंटरनेट की स्पीड को कई गुना बढ़ाकर भेजेगी। इसके जरिए आप इंटरनेट से कोई भी वीडियो, गेम या मूवी कुछ सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। कंपनी के मुताबिक इस तकनीक के जरिए डाउनलोड या अपलोड करने में केवल कुछ मिलीसेकंड ही लगेंगे। इस सेवा की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। आपको बताते हैं कि क्या है खास गीगा फाइबर में। जियो गीगा फाइबर टीवी के सेट टॉप बॉक्स के साथ मिलेगा। इसमें टीवी के लिए पहले से ही वॉइस कमांड होंगे। इसमें टीवी कॉलिंग फीचर भी होगा। इसके जरिए किसी भी टीवी, टैबलेट या फोन पर वीडियो कॉल किया जा सकेगा। आपकी आवाज से फोटो अपलोड और यूट्यूब वीडियो ब्राउज भी हो सकेंगे। जियो गीगा फाइबर राउटर को टीवी से कनेक्ट करके स्मार्ट टीवी बनाया जा सकेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो की ब्रॉडबैंड सेवा देश भर के 1100 शहरों में उपलब्ध होगी। We will now extend this fiber connectivity to homes, merchants, small and medium enterprises and large enterprises simultaneously across 1,100 cities to offer the most advanced fiber-based broadband connectivity solutions. Fixed line broadband will mean having the ability to compete in the global marketplaces using the digital tools and techniques that are powering the fourth industrial revolution. अब आया जियो 2 फोन। रिलायंस ने जियो फोन 2 भी लॉन्च कर दिया है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रीन के साथ कई फीचर्स दिए गए हैं। जियो फोन 2 कई सुविधाओं से लैस होगा। इसमें यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप की भी सुविधा मिलेगी। जियो फोन 2 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। 15 अगस्त से जियो फोन 2 सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। 21 जुलाई से 501 रुपए में पुराने जियो फोन के बदले नया फोन आप ले सकेंगे। We're excited to bring to you a high-end model of the JioPhone, the JioPhone 2. JioPhone 2 is powered with a horizontal screen display, a full keyboard, and many more advanced features. ई कॉमर्स में भी कदम। इस सब के बीच रिलायंस अब Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनी का सिरदर्द भी बढ़ा सकती है। कंपनी ई कॉमर्स में भी आने जा रही है। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन के हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करेंगी। कहा जा रहा है कि इससे बिजनेस मॉडल में छोटे किराना स्टोर्स, फार्मेसीज, छोटे रिटेल खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। Our 7,500 stores received over 350 million footfalls last year. 35 crore Indians entered our stores. Our revenues crossed rupees 69,000 crores, a growth of over 100% year on year. More than 4,000 new stores were opened during the year, an unprecedented expansion in the retail industry. यानी एक बात तो साफ है कि रिलायंस ने सस्ते प्लान वाले बड़े ऐलान किए हैं। दूसरी कंपनियां भी इसके मुकाबले में जरूर कदम उठाएंगी। यानी आने वाले वक्त में ग्राहकों को इंटरनेट हो या ब्रॉडबैंड या फिर ई कॉमर्स, हर एरिया में अच्छा फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिलायंस की इस एजीएम में कई बड़े ऐलान किए गए, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। राजन मैथ्यूज डीजी हैं सीओआई के, उनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ विराग गुप्ता मेरे साथ, टेक गुरु अभिषेक तेलंग भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं। हम आज दिन भर से, जब से एजीएम हुई है तब से हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो ये नया जियो 2 फोन है, इसमें जिस तरह के फीचर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कंपटीशन मिलेगा उन स्मार्टफोन्स को जो इसी प्राइस रेंज में है? देखिए, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसमें अगर जो यूजर्स हैं जिनका शायद पहला स्मार्टफोन है, वहां पर थोड़ी जरूर
उथल पुथल मचा सकता है। बट अगर मैं देखूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपए के स्मार्टफोन जो कंज्यूमर यूज करते हैं वो शायद 1,200, 1,300, 1,500 रुपए वाला फोन खरीदेंगे या 501 रुपए देकर एक्सचेंज करके लेना शुरू करेंगे, मुझे थोड़ा उसका चांसेस कम लगते हैं। बिकॉज आज की तारीख में अगर आप देखें, सस्ते से सस्ते इसमें सबको टच स्क्रीन का चस्का लग चुका है। और ये अभी जो जियो फोन 2 है, इसमें पहली बार फेसबुक, व्हाट्सएप को इन्होंने एंट्री दी है, बट इससे पहले के फोन्स में नहीं था। ये वो फोन जरूर हो सकता है कि एक्स्ट्रा फोन रख लिया जिसके ऊपर आपका जियो का कनेक्शन है और उसमें आप तेज इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, छोटे मोटे ऐप्स चला सकते हैं। बट अगर प्राइमरी फोन की तरह जियो फोन 2, मुझे बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लगता है। अगर होता तो कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिल जाता। ठीक है, विराग, आप क्या समझते हैं इससे? आपको लगता है कि पहले जब जियो आया था तो जो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी, अब इस जियो फोन 2 से क्या कंपटीशन मिल सकता है, खासतौर पर उन चाइनीज कंपनियों को जिनका बहुत बड़ा बाजार है भारत में? देखिए, मैं अगर पॉलिसी के लेवल पे देखूं तो इसमें मुझे इस पूरे प्लान में बहुत एक दो अच्छी बातें दिख रही हैं और एक दो बातें हैं जो आने समय में चुनौती साबित हो सकती हैं। जो ई कॉमर्स में इनकी एंट्री है, ये एक सुखदायी कदम है, एक शुभ संकेत है देश की अर्थव्यवस्था के लिए कि भारतीय कंपनी अगर ई कॉमर्स में है। जब वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों का आगमन हो रहा है तो देश की अपनी खुद की ई कॉमर्स कंपनी से होने से विदेशी कंपनियों के ऊपर दबाव पड़ेगा कि भारतीय कानून के दायरे में रहकर वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करें। अब जो रिलायंस के, जो जियो के जो दूसरे प्रोडक्ट, टेलीकॉम प्रोडक्ट आए हैं, मुझे उसमें 2-3 चुनौतियां दिख रही हैं कि जो SMP थी, सिग्निफिकेंट मार्केट प्लेयर की जो डेफिनेशन थी, जिसके बारे में केस चल रहा है और जिसमें स्टे है, तो हमारा ये मानना है कि जब इतने बड़े संख्या में उनके ग्राहक हैं और वो दावा कर रहे हैं कि 99% एरिया में उनका नेटवर्क चला गया है, तो SMP के दायरे में उनको क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर SMP के दायरे में नहीं है तो जो दूसरी कंपनियों के साथ जो टैरिफ का जो उनका जो डिस्क्लोजर्स हैं उसमें उनको एक बढ़त मिलती है। तो ये जो हमको पूरी अर्थव्यवस्था को, टेलीकॉम की अर्थव्यवस्था को भी देखना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस कंपटीशन से दूसरी कंपनियां ध्वस्त हो जाएं, जिसका पूरा प्रभाव बाद में भारतीय बैंकों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर मैथ्यूज, ये जो गिगा फाइबर है, क्या आपको लगता है कि इससे जो ब्रॉडबैंड की पूरी दुनिया है वो बदल जाएगी सर? उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अदर कॉम्पिटिटर्स विल एक्चुअली फील और फेस? I think very much is required because as we know from our network traffic, about 70 to 80% of traffic which has been increasing every month comes from a fixed location, and clearly we cannot backhaul this traffic on our regular mobile network. So we need to have fiber brought as close as possible to the home to be able to backhaul the large amount of data that is being consumed in a home, because obviously we have multiple devices, multiple people in a household, all consuming data. So this is clearly the need of the hour. The other operators are also investing very heavily in fiber to the home, but it is going to be very difficult in our urban areas because, as you know, getting fiber dug into the streets, getting into the homes, also wiring the home, especially the older homes, in order to be able to provide coverage in the home is also going to be a bit of a challenge. But clearly the vision has been laid. This is a good thing for consumers. This is a good thing for customer experience. And so I think this is good for the industry going forward. मिस्टर मैथ्यूज, जो बात आज AGM में मिस्टर अंबानी ने कही वो ये कि अब मिली सेकेंड के भीतर ही हम कुछ भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है सर? क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। So under the present situation, yes, achieving those types of speeds are very difficult, obviously because we have no fiber to the home or in the vicinity. So clearly getting the fiber allows the new technologies like 5G and these advanced technologies to become a reality. Now, one of the aspects of 5G technology that is coming is the increased speed and the low latency, so you can begin to download real streaming videos, movies at much higher speed. Clearly that is what is required, because more of the consumption of data is for video.
The demand is for streaming video. So clearly, operators have to get their networks ready to be able to provide a good customer experience. So clearly, this is where Jio is positioning itself. ठीक है। नहीं अनन्या, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे जो आपने सवाल पूछा था राजन जी से, यहाँ पर अगर आप स्पीड का अगर आप देखें, दोनों ही आज की तारीख में हमारे घर पे ब्रॉडबैंड की टॉप स्पीड जो आती है वो 100 Mbps आती है। यहाँ पर जियो गीगा फाइबर जो स्पीड देने का वादा कर रहा है वो 1 Gbps है, उससे 10 गुना ज्यादा 100 Mbps एंड 1 Gbps। आप अंतर देखिए, अगर आधा भी अचीव कर लिया तो भी हम लोगों का जो कंजम्पशन है इंटरनेट का, उसमें जमीन आसमान का फर्क वैसे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभिषेक, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो स्मार्ट होम्स की बात हम करते हैं लगातार, बहुत ही एक ऐसा टर्म है जो अभी कुछ दिनों पहले ही सुनने में आया है, जिसकी शुरुआत हुई है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में मैं ये मान लूं कि स्मार्ट होम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, ये कंप्लीटली डिफरेंट रूट ले लेगी, एक चेंजिंग फेस हो जाएगा? एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर दरअसल ये टर्निंग पॉइंट है इस पूरी टेक्नोलॉजी का, कम से कम भारत की जहां तक बात करें, क्योंकि ये जो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है उसके बेस में, उसकी नींव में ही हाई स्पीड इंटरनेट है। स्मार्ट होम क्या होता है? एक ऐसा घर जिसके अंदर आपके घर के लॉक से लेके, एसी से लेके, रेफ्रिजरेटर से लेके, स्मार्टफोन से लेके, लैपटॉप, लाइट, सारी की सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और आप अपने किसी भी स्मार्ट डिवाइस की मदद से उसको कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर खुद की समझ है, और समझ कहां से आ रही है? उसको ताकत इंटरनेट से मिल रही है। अब जियो फाइबर जैसी जब सुविधाएं आएंगी और आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्मार्टफोन जो अभी तक हम शायद सोचते थे वो सच में हकीकत बन जाएगा, क्योंकि आपकी एक एक चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी और उसमें ये इस पूरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आप आज की तारीख में देखें, स्मार्ट लाइट्स बाजार में मिल रही हैं, आप 1000 रुपए से खरीद सकते हैं और वो 50,000 रुपए तक लाइट जाती हैं। सेम गोज विद एसी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई जो वाईफाई से कंट्रोल होते हैं। रेफ्रिजरेटर इस तरीके से सैमसंग ने इसी साल शोकेस किए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो स्मार्ट लॉक्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं। तो धीरे धीरे जब हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा तो और भी मैन्युफैक्चरर्स इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, चीजें मैन्युफैक्चर होती जाएंगी और धीरे धीरे विद इन, मुझे लग रहा है 5 से 6 सालों में आई थिंक स्मार्ट होम जो है काफी घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। काफी आसानी से आप असेंबल कर पाएंगे, मतलब आसानी से, जिंदगी भी आसान यहां पर बना देगा। विराग, लेकिन जो परेशानी जियो लॉन्च के बाद बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर लग रहा था कि हमारा वजूद, हमारा रेवेन्यू काफी हद तक कम हो जाएगा। जियो ये कहता है कि हमारे पास 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स आ गए हैं, लेकिन अब ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस की बात कर रहा है, बेहतर स्पीड की बात कर रहा है, स्मार्ट होम्स की बात जियो कर रहा है, आपको लगता है परेशानी अब ब्रॉडबैंड वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए भी बढ़ सकती है, या फिर उन्हें कोई और स्मार्ट तरीका निकालना होगा? ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी ये पूरा एक कदम है और इसमें 2-3 क्षेत्रों में आगे चल के चुनौतियां पैदा होंगी। पहले नंबर पे हम जिस इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं, जिसके लिए सरकार ने, ट्राई ने कानून की बात भी की थी, और अगर इतने बड़े पैमाने पर स्पीड अगर हासिल होगी तो दूसरी कंपनियों पर दबाव पड़ेगा बेहतर स्पीड देने के लिए, ग्राहकों के लिए एक अच्छी बात रहेगी। और दूसरे नंबर पे जो एक बेहतर बात यह है कि जैसे वॉइस का जो मार्केट था धीरे धीरे वो कस्टमर्स के अनुकूल हुआ है, अब डेटा का मार्केट भी कस्टमर्स के अनुकूल होगा। इसमें जो मुझे लग रहा है कि एक बात देखनी पड़ेगी, बार बार रिपोर्टें आ रही हैं कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ये सुविधाएं रहेंगी, तो क्या ये ओपन इंटरनेट रहेगा या इसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स ही रहेंगे? कहीं पे ये नेट न्यूट्रलिटी वाला मामला तो यहाँ पर फिर से नहीं आ जाएगा, यह एक प्रश्न रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी शुरुआत है और बेहतर कदम है। नहीं, विराट जी ने बहुत अच्छी यहाँ पर एक बात उठाई है नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें तो कई बार कई कस्टमर से हम लोगों को ट्विटर पर कंप्लेंट्स मिली हैं कि जो जियो यूज करते हैं
जो जियो की सर्विसेज होती हैं वो उस पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जियो टीवी पर अगर आप कोई भी चीजें देखें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, पर वहीं अगर आप यूट्यूब देखते हैं या कोई और नेटफ्लिक्स चलाने की कोशिश करते हैं तो उतनी अच्छी स्पीड आपको कई बार नहीं मिलती है। हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी वाला मामला भी हो सकता है। तो आई गेस फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जिसे कहा जाए जब जियो फाइबर जियो गीगा फाइबर जब आएगा तो उसमें सारी सर्विसेज को उसी तरीके से अच्छी स्पीड मिलेगी। ऐसा नहीं कि जियो गीगा फाइबर के अंदर जब आप टीवी कॉलिंग कर रहे हैं या जो जियो टीवी के जो फीचर्स हैं अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है, पर वहीं अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ऐसी आशा करते हैं। लेकिन मिस्टर मैथ्यूज, मैं यही बात, आप हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं, आपको क्लियर अगर आवाज आ रही है तो मैं अभी विराग से यही पूछ रही थी कि जो बाकी ब्रॉडबैंड कंपनियां हैं इस सर्विस की शुरुआत के बाद, जियो की सर्विस की शुरुआत के बाद बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो ये नेट न्यूट्रलिटी की बात हो रही है, हर कोई चाहेगा कि अगर मैं जियो की सर्विस लेती हूं या मैं कोई भी सर्विस अगर लेता हूं तो मुझे डेटा स्पीड में मेरे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जो कॉल ड्रॉप वाली समस्या फोन के साथ होती है ये ब्रॉडबैंड के साथ नहीं होनी चाहिए। First of all, net neutrality has not been formally adopted by the government of India. It has only become a recommendation from the TRAI, so we will have to wait. But I think the first point about net neutrality, for which everybody agrees, is that no matter who operates the network, we will not discriminate on the basis of the applications or the content that is going over your network. So Jio cannot discriminate basis its own content or content that is delivered on its network by any other operator or any other content provider. So I think that is the present definition of net neutrality. So I think that going forward the position of the government is as follows, is that no discrimination is allowed. So I don't think that should be a particular concern. I think what Jio is positioning itself is to offer a wide bouquet of offerings to the end consumer and to increase the ARPU, because if you listen to Mr. Ambani, he talked about subscription model. The subscription model says that if you want to increase revenue, you have to increase the number of subscribers and increase the amount they pay by aggregating retail, by aggregating the other services like content, by aggregating medical services, education. It increases the consumption and increases the revenue that is being earned by Reliance. That is very good news for Reliance as well as for the other operators, because they too can begin to start offering this and increase the revenue that they are earning, which presently is very low. मिस्टर मैथ्यूज, आप जो गीगा फाइबर की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ये स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी क्योंकि इंटरनेट से हम उतना जुड़ जाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है सर उसमें तो ये पॉसिबल दिखता नहीं है, लेकिन क्या ये जो गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कितना पॉसिबल आप इसे देखते हैं दूर दराज के इलाकों तक भी, देश के कोने कोने तक? एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की जो बात करती है उसमें अगर अंबानी जी सहयोग करते हैं, उस तरह का डेटा और इंटरनेट क्वालिटी पहुंचाते हैं, तो कितना समय लग सकता है? So if you look at what Mr. Ambani himself has talked about in terms of the GigaNet fiber, it has been focused principally on the urban areas where there is high consumption and where he said that people will have to call him and please tell us where the demand is, and if there is adequate demand from an area, then he will initiate the provision of the gigabit fiber to that particular area. So we will have to wait to see where the demand from the consumer is coming. Now in terms of the rural areas and the other areas, please understand that the government of India through the National Optical Fiber Network, BharatNet, is already putting fiber there. So they will then use that to connect through the last mile. I think the speeds that we are being talked about at 100 megabits and those types of speeds are going to be very difficult in the short term. I think you're going to have to wait at least 2 to 3 years before you can even begin to hope to see those types of speeds
uniformly available throughout the country. ठीक है सर। विराग, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो एजीएम में हमें सुनाई दी और जिसका जिक्र अंबानी साहब ने किया वो था ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर जो कि आज एक ऐसा सेक्टर है जहां सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। रिलायंस के जो स्टोर्स हैं वो ऑफलाइन भी हैं, लेकिन अब जब ऑनलाइन की दुनिया में उतर जाएंगे तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न के लिए भी आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न को दिक्कत होगी, क्योंकि जो ई कॉमर्स का मार्केट है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जब इस तरह का कंपटीशन आता है तो बाकी सारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको और सहूलियत ही होती है। जो मुख्य समस्या है, जो सबसे बड़ा चुनौती सारी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए है, वो ये है कि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार को बनाना पड़ेगा ही। अगर डेटा प्रोटेक्शन कानून बन गया तो जो जियो के जो कस्टमर्स हैं, जियो के पास जो डेटा है, वो डेटा भले ही उसी कंपनी के पास है पर उस कंपनी के डेटा को ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर बगैर सहमति के। तो पूरा खेल इस समय डेटा का है। तो लोगों के पास एक बंच में डेटा है, उस डेटा को लोग मनमाफिक तरीके से दूसरी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले समय में ई कॉमर्स कंपनियों को और जियो को भी इस बारे में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि आज की इस एजीएम के बाद जब ये गीगा फाइबर की बात हुई, स्मार्ट होम्स की बात हुई, नए फोन की बात हुई, तो खर्चा तो बढ़ेगा ना। एक तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि पुराना फोन दे दीजिए और 599 रुपए देकर या कुछ रुपए देकर आप वो दूसरा फोन ले सकते हैं, तो फोन के लिए मेरे पास खर्चा है। फिर अगर मैं रिलायंस की कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए वो स्मार्ट टीवी लेना पड़ेगा, तो खर्चा तो मेरी जेब से ज्यादा होगा ना। नहीं, लेकिन जिस तरीके से जियो का अगर आप मॉडल देखें, इससे पहले भी जो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में जो वो किया, तो उनका दरअसल पूरा मॉडल ये है कि सस्ते से सस्ता प्लान दीजिए ताकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे अपने रेट स्लैश करने का। उन्होंने एक तरीके से क्रांति ला दी और यही क्रांति वो जिसे कहा जाए अपने ब्रॉडबैंड वाले एक्सपीरियंस में भी लेकर आएंगे। ये शर्तिया बात है क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि कम से कम रेट पर दीजिए, आप लोगों को आदत डालिए, एक बार आदत डल जाए फिर देखेंगे रेट बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। आज की तारीख में अगर आप अच्छा इंटरनेट का प्लान किसी भी कंपनी का लेते हैं, किसी प्रीमियम आप जिसे कहा जाए कंपनी का लेते हैं टेलीकॉम प्रोवाइडर का, तो करीब 2000-3000 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं मंथली बिल के लिए, जिसमें आपको बढ़िया स्पीड, बढ़िया डाउनलोड की कैपेसिटी आपको मिलती है। जियो मुझे लगता है इससे आधे दाम पर आपको देगा और स्पीड भी काफी अच्छी होगी, आपको एक तरीके से आदत डालेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया में अगर आप पूरे पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, डेटा रेट कम होते चले जा रहे हैं, कॉल रेट कम होते जा रहे हैं, यूजेस बढ़ता चला जा रहा है। तो यही चीज मुझे लग रहा है ब्रॉडबैंड केस में भी होगी। और जो आपको तकलीफ ज्यादा है, तो आज की तारीख में 1 लाख रुपए तक के फोन पड़ गए हैं, यहां पर आपको 500-600 रुपए का अगर फोन मिल रहा है तो उस हिसाब से काफी कम है। तो वो इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, डेटा रेट्स तो कम होने हैं और ना सिर्फ जियो के बल्कि बाकी और जितने प्लेयर्स हैं उनके। देखिए, आप टेक कवर करते हैं, मैं स्मार्ट टीवीज की बात करना चाहूंगी। बहुत सारी कंपनियों के स्मार्ट टीवीज हैं, तो क्या ये जो नई गीगा फाइबर वाली टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए मैं एक एप्लीकेशन के जरिए बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो देख सकती हूँ, टीवी कॉलिंग यहाँ पर हो सकती है, क्या उसके लिए मेरे घर में जो पुराना टीवी है जो मैंने 5 साल पहले या 10 साल पहले खरीदा था, मुझे उसे बदलना होगा? मुझे नहीं लगता। अगर आपके घर में वो CRT मॉनिटर है जिसे कहा जाए कैथोड रे ट्यूब वाला, तो शायद सच में आप बदल लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में फ्लैट टीवी है जिसे कहा जाए LCD LED है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल जितने भी टेलीविजन मार्केट में आ रहे हैं उनमें ब्रॉडबैंड के लिए जगह होती है, वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई होती है। तो आप ये जियो टीवी या कोई भी और इसमें सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली उन्हीं टीवी की मदद से या फिर किसी दूसरे ऐप की मदद से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे जियो स्मार्ट टीवी अपना दे रहा है, या फिर आप अगर आप गूगल का क्रोम जो है आप उसको अगर यूज करें, या फिर Amazon फायर टीवी यूज करें या एप्पल टीवी यूज करें, तो ऐसे डिवाइसेस की मदद से आप उन्हें अपने एग्जिस्टिंग टीवी को भी स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो चर्चा में और निकल कर आनी चाहिए वो ये कि दरअसल
ये जो तेज इंटरनेट की क्रांति है, इसमें से ना सिर्फ शुरुआत में हो सकता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं पहले उनके ऊपर असर हुआ, उसके बाद ब्रॉडबैंड प्लेयर्स के ऊपर अब असर होगा जब ये 15 अगस्त के बाद गीगा फाइबर लॉन्च हो जाएगी जियो की सर्विस। लेकिन एक असर और देखने को मिलेगा, जो ZEE5 जैसे एप्स हैं, ZEE5 हो गया, हॉटस्टार हो गया, इवन नेटफ्लिक्स हो गया, जो इंटरनेट की मदद से आपको ढेर सारा कैटलॉग मिलता है एंटरटेनमेंट का, कंटेंट का, वीडियो कंटेंट का। तो टीवी पर जैसे यूएस में पिछले कुछ सालों में कट द केबल का रेवोल्यूशन चला, शायद हो सकता है और लोग इस तरीके से इंटरनेट टीवी की तरफ ज्यादा उनका रुझान बढ़ने लगा, तो हो सकता है ये रुझान भारत में भी जल्दी देखने को मिले। जब डेटा सस्ता हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तो लोग जिसे कहा जाए इंटरनेट पर टीवी देखना पसंद करेंगे। नेटफ्लिक्स, ZEE5 जैसे ऐप की मदद से वो कंटेंट अपना ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल फ्यूचरिस्टिक ये है। जो बात अभिषेक यहाँ पर कह रहे हैं, द ट्रेंड इज कंप्लीटली चेंजिंग द वे वी वॉच टेलीविजन टुडे, और जो बहुत सारा यूथ है वो इसे इस तरह से देखता भी है। आपको लगता है यही स्ट्रैटेजी शायद मिस्टर अंबानी बाकियों से थोड़ा पहले समझ गए हैं, इसलिए गीगा फाइबर को लॉन्च कर रहे हैं और ये दुनिया पूरी बदल जाएगी ब्रॉडबैंड की? So I think yes, the fact that the prices have come down has really what has increased the consumption of data. So I think that is what has put the demand for fiber, especially to the home, that has increased that, and so therefore now it makes commercial sense to begin to start paying to install fiber and bring it to the home and include it in the home to carry that data. Previously, if a consumer had a half a gigabit of consumption, that was considered high. Today, the average consumption per consumer is in the 7 to 10 gigahertz range per month. So you can see the quantum, and so you can see that the networks have to be built around fiber in order to be able to carry and handle this large amount of data. So I think Mr. Ambani has rightly seen this as a necessary investment, and the government also saw this beforehand. That is why it decided to invest $25 billion US dollars for national optical fiber. And other operators have also invested now in this fiber to the home and fiber to enterprises to be able to deal with this quantum of demand. नहीं, बट यहाँ पर हमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए। हम अभी जियो गीगा फाइबर की बात कर रहे हैं, जो FTTH यानी फाइबर टू द होम टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, जहाँ फाइबर ऑप्टिकल फाइबर सीधे घर तक आता है। ये टेक्नोलॉजी जियो ने सबसे पहले लॉन्च नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त को क्रांति आ जाने वाली है। ये दरअसल सबसे पहले टेक्नोलॉजी BSNL लेकर आया था, और अभी भारत के 2 शहर चेन्नई और शायद कोलकाता में ये FTTH टेक्नोलॉजी पर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है। जियो ये है कि 1100 से ज्यादा सिटीज में लेकर आएगा, ज्यादा सस्ते दाम पर लेकर आएगा, क्रांतिकारी है। तो वहां पर आप जरूर कह सकते हैं, पर BSNL के मार्क्स आप नहीं काट सकते हैं। आपको सरकार को भी यहां पर कुछ ना कुछ तो शाबाशी देनी पड़ेगी कि ऐसी टेक्नोलॉजी के मामले में पहले सरकार ही लेकर आई। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को सरकार सरकारी दामों पर अगर लेकर आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। थैंक यू मिस्टर मैथ्यूज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, थैंक यू सो मच। एक बात तो साफ है कि जो आपकी इंटरनेट की दुनिया है वो बदलने वाली है। रिलायंस ने आज जो 2 बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं, फिर चाहे रिलायंस Jio 2 फोन हो या फिर ये गीगा फाइबर सर्विस हो जिसे वो लॉन्च करने वाला है, इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन जो बात मिस्टर मैथ्यूज ने कही कि हाँ, इस टेक्नोलॉजी को, इस FTTH टेक्नोलॉजी को, फाइबर टू होम सर्विस को पहुंचाने में, देश के कोने कोने तक पहुंचाने में अभी भी 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही।